जिसमें हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके 6 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमने पूरा एमसीक्यूज़ के साथ कवर कर लिया है। इवन उसके एमसीक्यूज़ की पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर भी शेयर कर दी गई है। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, बहुत क्राइसिस में हैं कि कैसे करंट अफेयर्स को अप्रोच करें, कैसे करंट अफेयर्स उन्हें याद रहें एग्ज़ाम तक के लिए, तो वो सब चीज़ें पीएम पाठशाला आपको ऑफ़र कर रहा है। तो आप सभी चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो कभी कभी नहीं भी तैयारी करते हैं, उनको भी करंट अफेयर सुनने की बहुत ख्वाहिश होती है। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में कवर नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि कोई एक यूट्यूब चैनल ऐसा मिल जाए जहाँ पर डिटेल में चर्चा हो। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों से भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम 7th टॉपिक अपना इंटरनेशनल रिलेशंस का करने जा रहे हैं। आज हमारा आईआर के आर्टिकल सारे कवर हो जाएंगे। कल शॉर्ट्स और एमसीक्यूज़ के साथ हम पूरी तरह से आईआर को बाइंड अप करेंगे। तो आज हम 7th टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड ग्रुपिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो जी, 20th एनिवर्सरी थी क्वाड के कोऑपरेशन की अभी, ठीक है, 20वीं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोलते हैं। अब कई बच्चों को आया भाई 20th एनिवर्सरी कैसे हो गई मैम, इसका तो नाम चर्चा अभी कुछ सालों से ही सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, 2004 में ही क्वाड की फॉर्मेशन हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस ने डिज़ास्टर रिलीफ में इंडियन ओशन सुनामी में जो आई थी, चाइना प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द क्वाड, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर फॉर्मेशन कर ली थी 2004 में ही। पहली ऑफिशियल मीट 2007 में हुई थी, जिसमें कि बात की गई मालाबार एक्सरसाइज को लेकर, सभी मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी ध्यान रखना आप इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर 2008 और 12 में क्या हुआ, टेम्प्रेरी डिज़ोल्व हो गई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया था, बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा आंखें दिखा रहा था कि छोड़ दे वरना देख ले क्या करूँगा मैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को विड्रॉ करना पड़ गया था, लेकिन वापस से 2017 में रिवाइव हुआ, रीएक्टिवेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रॉडर फोकस किए गए क्वाड के सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और रीजनल पॉलिसीज़ को लेके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे 2007 में जब ऑफिशियल मीट हुई तो जापानीज़ पीएम थे शिंजो एबे, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हुए इंडिया के, आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने फॉर्मलाइज़ किया इसको, पूरे क्वाड ग्रुपिंग को। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस सभी मेंबर्स थे। इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है ये। कैसी रही है? इनफॉर्मल। शुरुआत से फॉर्मल नहीं थी, इसका नेचर ना इनफॉर्मल रहा है, याद रखना आप। तो अलाइंस है मैरीटाइम डेमोक्रेसीज़ की। यहाँ पे पर्पस बनाने का यही था कि इंडो पैसिफिक में हम सभी इंक्लूसिव, ओपन, स्टेबल फील करें। और चारों ही डेमोक्रेसीज हैं, आप जानते ही हो, जापान हुआ, इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएस हुआ। तो उन्होंने कहा हम ग्लोबल गुड के लिए और पॉजिटिव एंड लास्टिंग इम्पैक्ट को डिलीवर करेंगे। हम चारों ना मिलके काफ़ी अच्छी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनाते हैं। तो ना 2023 में इवन इनका एक विजन स्टेटमेंट भी लॉन्च हुआ था, जिसका सेंटर थीम थी ड्यूरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक के लिए हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे अपनी पार्टनरशिप को, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी वर्किंग की बात आती है। तो जो वर्क है ना क्वाड का, 6 लीडर्स हैं इसके लेवल ग्रुपिंग पे, 6 एरियाज़ में है बेसिकली। एक है क्लाइमेट, एक है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर, उसके बाद हेल्थ, सिक्योरिटी, पार्टनरशिप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है। यानी इन 6 एरियाज़ में क्वाड की जो ग्रुपिंग है वो मिलके काम करती है। एनुअल इनकी समिट होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। और अगर आप ग्लोबल फुटप्रिंट देखो इनका क्वाड ग्रुपिंग का, तो 24% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है। और 35% ग्लोबल जीडीपी क्वाड कंट्रीज़ की वजह से ही है। 18% इनका ग्लोबली ट्रेड भी है। तो यानी कि ये सारे के सारे जो है ना, ये आपके इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फुटप्रिंट इनका क्वाड का दिखता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है भारत के लिए क्वाड का रेलेवेंस क्या है, क्वाड ज़रूरी क्यों है भारत के लिए। तो कह रहा है 4 वजहें, तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल सामने दिखती हुई वजहें हैं। पहला है एक स्ट्रैटेजिक एंड काउंटर बैलेंस। अगर हम चीन के, चाइना के इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं तो उसका काउंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वाड हमारी ज़रूरत है, पहली चीज़। और हमारा तो है भी नेबरिंग नेशन, तो हमें तो और ज़्यादा ज़रूरत है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके देखो, अगर हम चाहते हैं इंटरनेशनल लॉज बचे रहें, फ्रीडम नेविगेशन की रहे हमें भी, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी हमें चाहिए। तीसरा कारण है दूसरे के बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड को अच्छा करना चाहते हैं, सप्लाई चेन अच्छा करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्वाड की वजह से ही आएगा। फिर चौथा कारण है हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी क्वाड की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए कोविड-19 की वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ास्टर रिलीफ के लिए भी बहुत ज़रूरी था।
यू नेवर नो ना कब कौन सा डिजास्टर हेल्थ के फॉर्म में आ जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्वाड ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये 4 कारणों से क्वाड की ग्रुपिंग भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। अब ये कह रहा है लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, कह रहा है देखो बहुत सारे ना डायनेमिक स्क्वाड के बदलते जा रहे हैं। कह रहा कैसे बदलते जा रहे हैं, कह रहे पहले मिलिट्री अलायंस थी, अब आप समझ लो कुछ कुछ इकोनॉमिक अलायंस की तरफ बढ़ रही है। क्वाड कोई फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक तो है नहीं, मिलिट्री फोकस ग्रुप भी ट्रांजिट हुआ था, ये ब्रॉडर अलायंस बनी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है धीरे धीरे इसका एम्फोसिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है। अब ये कह रहा है कि जब इनिशियली ये तैयार हुआ ना क्वाड, तो मिलिट्री फोकस बहुत ज़्यादा था, साइड बाय साइड पार्टनर सोचते थे कि हमें ना मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बहुत ध्यान रखना है। तभी एनुअली मालाबार एक्सरसाइज 2+2 डायलॉग भी आपको पता है इंडिया और यूएस में अपने डिफेंस टाइज बढ़ाए थे, क्वाड का एक्ट भी आया। तो पहला बहुत ज़्यादा फोकस इनिशियली मिलिट्री होता था। बाद में देखा गया जैसे जैसे ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज होते रहे तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दिया गया। कोविड-19 के बाद तो बहुत धक्का देखो सभी इकोनॉमीज़ को लगा है, तभी क्वाड का ध्यान गया हमारा इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से बहुत सारे डिक्लेरेशंस हुए। कह रहा है एक विल्मिंगटन डिक्लेरेशन हुआ, ऐसे ही हेल्थ सिक्योरिटी के पार्टनरशिप्स को लॉन्च किया गया। क्वाड कैंसर मूनशूट हुआ था सर्वाइकल कैंसर को फाइट करने के लिए। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक इन नेटवर्क, इसमें से ना 2-4 आप ज़रूर पॉइंट्स याद करा करो, ताकि आप ना अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख पाओ कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हमें कहाँ से नज़र आ रही है, कि क्वाड क्यों कह रहा है कि अभी वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वाड ने पोर्ट्स बनाए फ्यूचर इनिशिएटिव्स के लिए, ताकि पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डेटा शेयरिंग, टेलीकम्युनिकेशन के लिए काम कर रहा है, काउंटर टेररिज्म के लिए काम कर रहा है। तो आप यानी कि अब सिर्फ मिलिट्री फोकस तो नहीं रहा, ट्रांजिट होकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ और रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो आपको ना उसके देखो जब भी आप कोई बात कहते हो तो आपको उसके साथ फैक्ट्स भी लिखने पड़ते हैं कि ये बात मैंने कही, इसका कारण ये है। तो ऐसे ही आपने इसने आंसर को ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है लेकिन क्वाड के लीडर्स को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी क्वाड की प्रॉब्लम है कि ये कोई इंस्टीट्यूशनल कुछ फॉर्मल स्ट्रक्चर तो है नहीं, जैसे नेटो है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में आई, जो सारी वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज़ हैं यूएस के साथ, ये तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना। लेकिन जो इतनी मीटिंग स्क्वाड की होती हैं ये बहुत इनफॉर्मल मीटिंग है, इसीलिए इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होते हैं, बहुत वीकन होते हैं। दूसरा चैलेंज है अनइक्वल बर्डन शेयरिंग। क्वाड के मेंबर्स हैव वेरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उनके अपने अपने स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं। चारों कंट्रीज़ बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है प्लेसिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सर्टेन मेंबर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्डन शेयरिंग जो है वो सेम और इक्वल नहीं है सभी कंट्रीज़ पर, जिसकी वजह से कंट्रीज़ आपस में मनमुटाव हो जाता है। तीसरी बात है कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टनरशिप। इंडिया की टाइज रशिया के साथ है ना, एससीओ में भी हम रशिया के साथ बैठते हैं। ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं क्वाड के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव पे। यूएस हम पे पूरी तरह रिलाई नहीं कर पाता। ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बहुत कड़े फैसले चाइना के खिलाफ नहीं ले पाता है। तो जो क्वाड का फोकस है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है ना, और इसको तो चाइना ने बोल भी दिया था कि एशियन नेटो की तरह काम कर रहा है। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है ना, मेंबर्स ही आपस में बड़े ही खींचे रहेंगे। फिर डाइवर्जेंट चाइना की स्ट्रैटेजीज। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चाइना पे बहुत रिलाई करते हैं अब ट्रेड के लिए। आप सोचो आपकी कंट्री का ट्रेड चाइना की वजह से आ रहा है, आप कहाँ से कैसे इनके खिलाफ कुछ भी चाइना के साथ आप कर पाओगे। आप सोचो इंडिया हैज़ अ डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक राइवलरी बट कॉन्टिन्यूज हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाइना के साथ फिर भी चल रहा है। फिर इंडिया के कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथन क्वाड टाइज करने से क्या होगा, ईरान के साथ हमारा रिश्ता ख़राब होगा क्योंकि वो बिल्कुल कट्टर दुश्मन है यूएस और ईरान। म्यांमार जो कि एलाय है चाइना की, उस पर हमारे रिलेशन स्ट्रेन होंगे। फिर डिफरेंट इंडो पैसिफिक विजन है, इंडिया चाहता था इंडियन ओशन पे करना वाइल अदर एम्फेसाइज पैसिफिक। आप समझ रहे हो, जो दूसरे तीनों नेशंस हैं वो ज़्यादातर पैसिफिक पे देख रहे हैं क्योंकि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन वैसी है। भारत ज़्यादा ध्यान इंडियन ओशन पे देना चाहता है। तो आप समझ रहे हो प्रायोरिटीज़ बहुत अलग अलग हैं, जिसकी वजह से
क्वाड की रेलेवेंस कभी कभी समझ नहीं आती कि कैसे इसको चैलेंजेस को दूर करेगा। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले आप एक क्लियर कट इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को बिल्कुल क्लियर रास्ता तैयार करो आप, जिसमें आप वेल डिफाइंड तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी को बताओ और ये भी बताओ कि हमारे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गोल्स क्या हैं। अगर हमने रीएश्योर कर दिया, जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं, रीजनल स्टेबिलिटीज़ वगैरह ऐसे ही आ जाएंगी। फिर एक्सपेंडिंग मेंबरशिप, इंडिया एडवोकेट करना चाहिए इंडिया को कि इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्री भी इसमें आए, ताकि क्वाड की रीजनल क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे देखो मेंबर्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा है कि ईस्ट एशियन नेशंस को ही लो आप, आसियान कंट्रीज़ को उठाओ आप। और इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए हमें एक मैरीटाइम डॉक्ट्रिन भी बनाना चाहिए भारत को। सिक्योरिटी चैलेंज क्या है, डिप्लोमेटिक एफर्ट कहाँ लेने की ज़रूरत है, कहाँ स्ट्रेटेजिक एलाइज बनाने की ज़रूरत है, ये सभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है। अगर हम सच में चाहते हैं क्वाड के चैलेंजेस को डील करना, तो ये सब हमारी ज़रूरतें हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है हमारा कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में भी कोई शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूज़ में ऐसा क्यों रहा कि पहली बायलैटरल मीटिंग हुई इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर की, दुबई में हुई। तो यानी कुछ तो बदलाव है, बड़े ध्यान से सुनना। अफ़गानिस्तान से हमारा रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं हम। एंशंट अगर आप टाइज देखो तो इंडिया और अफ़गानिस्तान जो थे उनका एक डीप हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन कनेक्शन रहा है। हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में हम बहुत ही क्लोज और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे हैं हमारे। यूएस के जब विड्रॉ हुआ है 2021 में, तब तालिबान के आने की वजह से हमारा एंगेजमेंट लिमिटेड हो गया था। लेकिन अभी फिर ध्यान दो, फिर से हमारी एक फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग हुई है इनके साथ। इस मीटिंग के चलते इंडिया का जो डिप्लोमेटिक शिफ्ट है और इंडिया जो अभी तालिबान बैक्ड अफगान गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर रहा है, और एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक भी हमने सोचो, वरना बंद कर दी थी हमने बातचीत करना इनसे। फर्स्ट ऑफिशियल टॉक हमारी हुई है, काबुल में भी हुई थी हमारे बीच में भी, नवंबर 2024 में। तो यानी कि ये शिफ्ट इंडिया के डिप्लोमेटिक पॉलिसी में आया क्यों, ये जानने की ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अफ़गान और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो रिसेंटली स्ट्रेंड रिलेशनशिप जो दोनों कंट्रीज़ के हुए हैं, इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी भारत के पास है कि पाकिस्तान को इस रीजन से अकेला कर दो, आइसोलेट कर दो। पाकिस्तान हैज़ एक्सपेल्ड मोर देन 5 लाख रिफ्यूजीज़। अफ़गानिस्तान के 5 लाख रिफ्यूजीज़ को अंदर भगा दिया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने। पाकिस्तान ने ईस्टर्न अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक भी करी है, अफ़गान की सोवेनिटी को वायलेट करा है। तो हमें लगा भाई बहुत अच्छा मौका है, इनके साथ और रिश्ते बनाए जाएं। फिर टू काउंटर चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अफ़गानिस्तान से अपने रिश्तों को और अच्छा करते हैं। तो तालिबान रिटर्न, चाइना बहुत एग्रेसिव है, प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा था कि उनके अफ़गानिस्तान के साथ टाइज अच्छे हो जाएं। तो चाइना में ना अपॉइंटमेंट भी हुआ नए एम्बेसडर्स का, उसने साइन किए, मिनरल्स और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काबुल में करे हैं। तो हमें भी लगा भाई ये क्या, चाइना बढ़ रहा है तो हम क्यों ना बढ़ें। तो हमने भी कहा ठीक है भाई, रास्ते बिल्कुल क्लियर है, हमें भी जाना चाहिए। फिर अफ़गान सॉइल में टेररिज्म को रोकने के लिए भी ये ज़रूरत है भारत की कि हम उनसे रिश्ते अच्छे करें। अगर हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में टेररिज्म कम हो, कंस्ट्रक्टिव हमारी इंगेजमेंट हो, तालिबान कभी फिर अफ़गान टेरिटरी में अगेंस्ट इंडिया कोई नहीं यूज़ करेगा, है ना। टेररिज्म की प्रॉब्लम भी हमारी ख़त्म हो जाएगी अगर हम ये काम कर ले जाते हैं। तो सिंस द यूएस विड्रॉल, इंडिया हैज़ बिन कोजेंट ऑफ कोवर्ट और ओवर्ट थ्रेट। हमें रहे हैं यूएस के जाने के बाद कुछ इंटरनल थ्रेट, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। कोवर्ट और ओवर्ट का मतलब यही होता है, कोवर्ट का मतलब जो दिखते नहीं, ओवर्ट का मतलब जो दिख जाते हैं थ्रेट। तो यानी कि पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद को अगर हम चाहते हैं कि वो भारत के अगेंस्ट काम ना करें, तो हमारा अफ़गानिस्तान से रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, एक मधुर संबंध बनाने हमें बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के लिए इंडिया ने काम भी बहुत करा है, चाहे सलमा डैम का प्रोजेक्ट हो, जारन दिलेराम हाईवे बनाना हो, इंडिया की एम्बेसी हो, पावर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल टाइज हमारे इनके साथ रहे हैं। इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर।
फिर ये भी कारण है कि हम अपना सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी को और अच्छा करना चाहते हैं। आप जानते हो अफ़गानिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो हार्ट ऑफ एशिया है, समझ रहे हो आप। और हार्ट ऑफ एशिया यानी कि ये सेंट्रल साउथ एशिया तक हमें पहुंचाएगा। ये रूट है हमारे एंशिएंट टाइम से, खैबर और बोलन पास यहीं से जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। चाहबर पोर्ट पे बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए जाना। अब हमारे ईरान से भी टाइज अच्छे होंगे, इसकी वजह से हमारा एक्सेस मिल गया अगर सेंट्रल एशिया से, तो हमारा इनसे रिलेशंस करना बहुत ज़्यादा, हमारे इंटरेस्ट इतने सारे हैं अफगानिस्तान के साथ कि हम इसे छोड़ ही नहीं सकते थे। फिर टू रीस्टार्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल। आप अगर चाहते हो, इंडिया क्या कर रहा है, देखो इंडिया ने ना ऑलरेडी $3 बिलियन 500 प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं, रोड, पावर लाइन, डैम्स वगैरह। इंडिया अफगान के ऑफिसर्स को भी ट्रेन करेगा, स्कॉलरशिप देगा स्टूडेंट्स को, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएगा अफगानिस्तान में। तो ये सब भी इंडिया कर रहा है। तो स्ट्रेंथन इंडिया के सॉफ्ट पावर को करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, ये गेहूँ दे देते हैं, जो भी ना सूखे एरिया इलाके हैं जहाँ पर बारिश नहीं आ रही, इरीगेशन नहीं है, ख़राब है खेती वेती, तो वहाँ पर हम गेहूँ वेहूँ प्रोवाइड कर देते हैं। इवन आपको पता है भारत ने 50 करोड़ असिस्टेंस भी दी अफगानिस्तान को यूनियन बजट 2024-25 में। तो इंडिया का बहुत ध्यान है कि अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट होती है उसको भी स्टेबल करना। ये सारे कारणों की वजह से हमारा मुख वापस से मुड़ा अफगानिस्तान की वजह, ठीक है। अभी कह रहा है कि हमारे ही डिप्लोमेटिक अप्रोच में कुछ चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं है ये रास्ते। सबसे बड़ी बात, तालिबान का इंटरनल डायनेमिक्स बहुत अच्छा नहीं है। तालिबान जो लोग हैं ना, जो उसके एक्टर्स हैं ना, वो बहुत ब्रूटल किस्म के हैं, बहुत ही वायलेंट किस्म के हैं। वो जरा सी रिफॉर्म लेने में उनको बड़ा कष्ट होता है। जैसे ये ट्रीटमेंट जो वुमेन और गर्ल्स को देते हैं, वो ट्रीटमेंट आप समझ रहे हो, भारत को बहुत ज़्यादा वो क्रिएट, मतलब समझ रहे हो, एक ना इंटरनल डायनेमिक्स इनके इतने अच्छे नहीं हैं। वापस से पार में आने का मतलब है इंक्लूसिव गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, अफगान के लोगों को कैसे कैसे ये बेसिक अपॉर्चुनिटी देंगे। तो लेट्स सी, ये एक बात है। तालिबान का इंटरनल डायनेमिक्स से तो हम डरे रहते हैं। दूसरा, टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न तो हैं। देखो तालिबान इज़ नोन टू बैक ग्लोबल एंड रीजनल टेरर, आप सभी जानते हो। प्रेजेंस ऑफ टेरर जैसे कि आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन है, अलकायदा है, पाकिस्तान बैड लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, ये सब की वजह से ना रेडिकलिज्म और ये डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट तो भारत को देखो है ही इससे, और ये चीज़ हमें हमेशा खटकेगी, है ना। तीसरी चीज़ है ड्रग ट्रैफिकिंग की। आपको पता है अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोड्यूसर है, ड्रग का ट्रेड होता है, वायलेंस। इसी वजह से आपको सोचो ना 2021 में वर्ल्ड का 80% ओपियम अफगानिस्तान में बना, और भारत को डर लगता है इसी चीज़ से कि टेरर फाइनेंसिंग ना करते हैं हमारे ही देश में। फिर इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना अफगानिस्तान में, ये हजम ही नहीं हो रही ये बात हमें कि चाइना का जो राइजिंग इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद, ये भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो चाइना इज कीन ऑन एक्सपेंडिंग CPEC टू अफगानिस्तान। तो चाइना तो बहुत ज़्यादा चाहता है कि चाइना पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान की तरफ से जाए रास्ता, लेकिन यही चीज़ें हमें परेशान भी कर रही हैं। तो लेकिन देखो ऐसे में करें क्या, ऐसे में करना ये चाहिए कि हम अपनी एक्ट वेस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा रियलाइज़ करें और ज़्यादा उसको ठीक करें। जैसे हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट नेशंस को चाहते हैं वो आसियान नेशंस के साथ कनेक्ट करना, ऐसे ही एक्ट वेस्ट पॉलिसी में हमारा ध्यान वही ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप पे जाए ताकि हम और ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट कर पाएँ। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमेशा ध्यान में रखना है। चाइना को काउंटर करने का सबसे अच्छा चेस बोर्ड में तरीका क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। हेल्थ सेक्टर पे पैसा लगाओ, इनके रिफ्यूजीज़ को रिहेबिलिटेट कर दो, तो आपका मकसद सिद्ध होगा। फिर रिज्यूमिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, आप डेवलपमेंट दो, आप ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को हटवाओ, टेररिज्म को हटाओ, जॉब्स क्रिएट करो अफगान की इकॉनमी पे। फिर कल्चरल एंगेजमेंट करो, पीपल टू पीपल टाइज करो, आप लिबरलाइज कर दो वीज़ा रिजाइन फॉर अफगान जो लोग हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना के दो आप। फिर इन्हांस करो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी, साउथ एशियन जो रीजनल कोऑपरेशन में जो बहुत सारे इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरम में भी कोशिश करो अफगानिस्तान वहाँ पर भी इंगेज हो, कनेक्ट हो। इन सारे रास्तों से जाके ही आप अपने अफगानिस्तान से रिलेशंस अच्छे कर पाओगे, और ज़रूरत तो देखो आपको है ही, मैंने आपको बताया जैसा कि।
मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस की ओर। रिसेंटली हाई लेवल मीटिंग बैठी जिसमें ईयू के ट्रेड कमिश्नर थे, इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। इस मीटिंग में रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें 6 पॉइंट बनाए हैं इंडिया और ईयू के म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए। अब ये क्या है? कह रहे हैं सबसे पहले हमारे 6 वैल्यूज़ में से कॉमन वैल्यू आती है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी को मानते हैं, हम दोनों ही रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हमने कस्में खाई हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रिंसिपल वाले पे चलेंगे हम। इंडिया ने तो खाई और इन्होंने भी बोला कि भाई हम भी इसी पे चलते हैं, हम भी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन पे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि हम भी बिल्कुल हम चाहते हैं फेयर ट्रेड हो, और हम बिल्कुल इसको मानते हैं कि आप बिल्कुल, इंडिया ठीक कहता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम ट्रेड एजेंडा में भी हम एक फेयर इक्विटेबल लाएंगे, हम टेक्नोलॉजी में भी आपस में साथ में देंगे, हम पीपल टू पीपल टाइज, हम स्किल्ड यूथ को और ज़्यादा एजुकेशन रिसर्च वगैरह देंगे। देखो फर्स्ट इंडिया यू की समिट 2000 में हुई थी लिस्बन में, और यहाँ वाटरशेड एवोल्यूशन था इनकी टाइज का। आज हम समझते हैं कि भारत और यू के रिलेशंस का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। देखो भारत ही ऐसी पहली कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से 1962 में स्थापित किए थे। जब ये बना ही था, यू तो अभी बना ही नहीं था, पहले तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी 1962 में, तो भारत ने यहाँ पे सबसे पहले इनको रिकॉग्नाइज किया और हमने अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश किया। तो ड्यूरिंग द 5th जब समिट हुई ना, इंडिया यू की समिट 2004 में हुई थी हेग में, तो हमारे वहाँ से रिलेशंस अपग्रेड होने शुरू हो गए। ये सारे यू के नेशंस हैं, याद रखिएगा, ये सारे यू कैंडिडेट हैं जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, और यू के मेंबर्स आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करें तो हमारे कॉमन इंटरेस्ट इनके साथ क्या है? सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, मल्टीलेटरलिज्म। इंडिया बायलैटरल डायलॉग्स भी इनको ह्यूमन राइट्स, साइबर टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन डिसएग्रीमेंट्स पे करता है। तो इंडिया के जो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है इसमें बहुत ध्यान है, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, इंडिया बहुत ज़्यादा इंडो पैसिफिक में रोल निभाता है। तो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो कह रहा है इंडिया का जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उससे भी हम चाहते हैं, यू चाहता है कि डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट में और हमारी कनेक्टिविटी भारत से ज़्यादा बढ़े। अब देखते हैं इस रिलेशनशिप से भारत को क्या फ़ायदा है अगर हम यूरोपियन यूनियन से रिलेशन रखते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे देश में FDI आएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स। FDI इनफ्लोज फ्रॉम EU टू इंडिया, और हमारे पास समझ लो $10.727 बिलियन आता है। और बिजनेस 20 प्लेटफॉर्म अंडर G20, माशाल्लाह बहुत ही ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, तो ट्रेड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिल रही है भारत को। एक्सपोर्ट का प्रमोशन है, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो IT का हो, फार्मास्यूटिकल का हो, टेक्सटाइल हो, एग्रीकल्चर, यहाँ बहुत डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज़ में उसकी। तो यू बायलैटरल ट्रेड सर्विसेज 48% बढ़ भी गई हैं। फिर सिक्योरिटी एंड डिफेंस की तरफ देखना पड़ेगा, यानी जो यूरोप के डिफेंस कंपनीज हैं वो इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन हो, मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, एयर बेस बस आपकी C-2095 एयरक्राफ्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं किसी तरह से कोलैबोरेट करके इनको बहुत ट्रांसफॉर्म करा जा रहा है। इंडिया का EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हो, स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, ट्रेड टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी हो, ये सभी के सभी पे भारत के इनसे रिलेशंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को भारत में ऐसा क्या दिख रहा है जो वो भारत पे आ रही हैं, भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं? कोई भी कंट्री आपको पता है बिना इंटरेस्ट क्या आता है क्या? कोई रिलेशन टिकता है क्या बिना इंटरेस्ट के? सबसे बड़ी बात है यू का हमारी तरफ जो टिल्ट है उसका कारण है यहाँ मार्केट है। इंडिया कैन बी द यूज वैल्यूबल ट्रेड पार्टनर, और इंडिया एक लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट बन सकता है, तो वो ज़रूरत है हमारी। कह रहा है 2024 में ही इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइन हुआ, एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप 4 यूरोपियन स्टेट्स के साथ, चाहे वो आइसलैंड हो, लिस्टन हो, नॉर्वे हो, स्विट्जरलैंड हो, इन सभी के साथ हमारा साइन हुआ। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल टाइज की बात करें तो इंडिया का यंग स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो यूरोप के टैलेंट पूल पे कंट्रीब्यूट करता है। जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात करें तो EU आप सोचो ना, इंडिया एक सेंट्रलिटी है इंडो पैसिफिक के लिए, और ग्लोबल साउथ पे रिलेशंस भी EU चाहता है इम्प्रूव करना। किस रास्ते से जाके? भारत के रास्ते से जाके, यानी भारत के साथ अगर रिलेशंस अच्छे होंगे तो जियोपॉलिटिकल पोजीशन उनकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ अच्छी होंगी। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, भारत का इंडियन ओशन में चाहते हैं, इनका बड़ा ध्यान है। यूरोपियन सी लाइन कनेक्शन, ट्रेड करना एशिया के पास से 35% इनका ट्रेड यहाँ से होगा। तो बहुत सारे कारणों की वजह से ही इनका इंटरेस्ट भारत की ओर है। लेकिन इतने देखो रिलेशन इतना आसान नहीं होते हैं, चैलेंजेस के साथ होती हैं। कोई भी पैकेज आता है ना तो चैलेंजेस भी साथ में लाता है। तो पहला चैलेंज हमारा इंडिया EU के रिलेशनशिप में क्या है?
ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की कमी है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजीम है, बहुत सारे रेगुलेशंस लगे पड़े हैं सैनिटरी पाइथोसैनिटरी मेजर्स के लेकर। 20 प्रोडक्ट हैं ओनली, खाली लगा लो आप। 90% ऑफ टोटल EU गुड्स एक्सपोर्ट टू इंडिया। सोचो आप, इतना एक्सपोर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट की कैटेगरी कितनी कम है। और EU बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट चाइना पर है, हमें कष्ट है इस बात का। इम्पोर्ट बास्केट EU की स्टेगनेटेड है बहुत ज़्यादा, चाइना का सामान वो यूज़ करते हैं। फिर डिले FTA नेगोशिएशन है, डिजिटल रेगुलेशंस पे दिक्कत, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट पे रिलेटेड दिक्कतें हैं, कार्बन बॉर्डर अगर एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म आते हैं तो इंडिया का हमेशा कंसर्न रहता है कि न्यू ट्रेड बैरियर्स अगर लगा देगा तो और कम हो जाएगा ट्रेड हमारा, हमारी GDP पे धक्का पहुंचेगा इससे। यू कहता है कि हम 25% एडिशनल आपके ना टैक्स लगाएंगे एनर्जी इंटेंसिव गुड्स में, तो इंडिया कह रहा है तो हमारे तो यार तुम 0.05% की GDP हमारी ख़राब कर दोगे। फिर कंसेंसस की प्रॉब्लम है, लेबर लॉस, ह्यूमन राइट्स, इस हमारे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत इसी वजह से आती है। तो यू की जो कंपनीज होती हैं वो भारत में आने में इसीलिए सबसे ज़्यादा कतराती हैं कि यहाँ के लेबर लॉज, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड हमें तो बहुत बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। तो रोल एंड ओपिनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर यूरोपियन एंड सिविल सोसाइटी के अंदर, जो एक कंटेंशियस इशूज़ है विद इंडिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी, जैसे बैन लगाना एक्टिविटीज़ में एमनेस्टी इंटरनेशनल इन इंडिया। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये पता होना चाहिए आपको कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कब आई, इसको कहाँ से लेकर आए, इसके बारे में देखो ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है सबसे पहली बात, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। इसका ग्लोबल मूवमेंट है, कैंपेन चलाती है कि कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, पब्लिसाइज करती हैं ह्यूमन राइट वायलेशन की गवर्नमेंट को, कंपनीज को, आर्म ग्रुप्स को। तो आम जो आपका ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 1961 में आई थी बाय पीटर बेबिंसन, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, पीस प्राइज़ 1977 के अंदर। तो ध्यान रखना लंदन बेस्ड ये NGO है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि भाई क्या करें ऐसे में, फिर तो कह रहा है फास्ट ट्रैक करो अपना ना FTA सबसे पहले। अगर आपका FTA फास्ट ट्रैक हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। FTA बोले तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो फॉर्मल रीनेगोशिएशन करो, इन्वेस्टमेंट करो, GI टैक्स वगैरह इंडिया को बोलो कि GI एग्रीमेंट्स करें, लॉन्च कर दे दुबई में जैसे आपने किया, तो वो वाला बास्केट बढ़ाओ। फिर ना प्रिडिक्टेबल टैरिफ और हार्मोनाइज रूल को करने की ज़रूरत है ताकि बिजनेस का कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट बढ़ पाए। फिर ग्रीन कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, यानी फोकस आपका सबसे ज़्यादा इस बात पर हो, सस्टेनेबिलिटी पर, एनर्जी ट्रांजिशन पर, ताकि ट्रेड एंड इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन गुड्स ज़्यादा बिकने शुरू हो जाएं। लेबर पॉलिसी भारत को बार बार चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और लेबर की सस्टेनेबिलिटी, भारत को इस पर विचार करना ही पड़ेगा अगर हम EU की कंपनीज को इनवाइट अपने देश में करना चाहते हैं, वरना वो फिर वही बहाना करके आपकी कंट्री में आएंगे नहीं और सारा क्रेडिट चाइना ले जाएगा फिर। तो आपको इस सब चीज़ों से बचना है। आगे हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप। हमने 75th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करी। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आपको पता ही है, इस बार ही हमारे रिपब्लिक डे के भी चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने विजिट किया इंडिया को। तो दोनों कंट्रीज ने साथ में साइन भी कर दिया। 76 देखो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में, जैसा मैंने बताया, चीफ गेस्ट भी थे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इन्होंने साइन की, हेल्थ कॉपरेशन पे लेके, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। और थर्ड इनका इंडोनेशिया का ये CEO फोरम है, और जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की गई बाय 2 कंट्रीज हाईलाइटिंग द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो हिस्ट्री क्या है देखते हैं इंडिया और इंडोनेशियन रिलेशंस की। हिस्टोरिकल टाइज सबसे बड़ा ये है कि जो एंशिएंट कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज हैं, यानी जो रामायणा में देखोगे, महाभारता में अगर आप देखते हो, पढ़ते हो, तो बहुत ज़्यादा जो ना इंडोनेशियन फॉक कल्चर है उसके सोर्सेज आपको दिखेंगे। पता चलेगा जी वहाँ पर भी रिलीजियस फेथ है, राम जी को लेके, सीता माँ को लेके। फिर HE सुकर्नो जो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया की, हमारे चीफ गेस्ट रहे थे हमारे पहले रिपब्लिक डे 1950 पे। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, जो HE सुकर्नो थे ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, जो चीफ गेस्ट बनाए गए थे भारत के पहले रिपब्लिक डे पे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें तो JL नेहरू और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी।
इंडोनेशियंस के साथ इंडोनेशिया का बहुत ही फाउंडिंग मेंबर रहे हैं नाम का, अगर आपको याद हो बैंडिंग कॉन्फ्रेंस भी जब हुई थी तो साथ में बैठे थे और फर्स्ट इन्होंने लीड की थी नैम की फॉर्मेशन 1961 बेलग्रेड के अंदर, आपको याद होगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2005 की बात करें तो वहीं पे हमने न्यू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी इनसे बनाई। अब इंडो और इंडोनेशिया के रिलेशंस इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो सबसे उसका बड़ा कारण है म्यूचुअल बेनिफिट्स। हम दोनों ही कंट्रीज़ का करीब आना ये फ़ायदा करेगा कि हमारी इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? हम कोलैबोरेट करेंगे, हम ग्लोबल इश्यूज़ को एक साथ देखेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हम एक साथ उठेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ नेविगेशन यहाँ पर हमारी होगी, सेफ्टी होगी हमारी यहाँ पर। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो भारत जो है कई तरह की इनके साथ, इंडोनेशिया के साथ डिफेंस फोर्सेस इनकी हमारी जाती हैं। जैसे देखो इंडिया का इंडोनेशिया के साथ एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, कॉर्पेट जिसे कहते हैं। हमारी ना इनके साथ बायलेटरल एक्सरसाइज भी बड़ी सारी होती हैं, जैसे गरुण शक्ति है आर्मी की, समुद्र शक्ति है नेवी की, पार्टिसिपेशन है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस का, मिलन है, कोमोडो है, तरन शक्ति है, ये सारी एक्सरसाइजेस भी हमारी होती हैं। फिर डेवलप करना डिफेंस का, इंडिजनाइजेशन, ये सब करना। फिर मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो क्लोज कोऑर्डिनेशन है इनका मल्टीलेटरल फोरा में भी, जैसे यूएन है, G20 है, बहुत ही ये रिफॉर्म्ड फोकस मल्टीलेटरिज्म का रखते हैं। रीजनल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडोनेशिया रिसेंटली एक फुल मेंबर है ब्रिक्स का, आप सभी जानते हैं। ब्रिक्स का कब हुआ था, ब्रिक्स को किसने कॉइन किया था, ब्रिक्स कब फाउंड किया गया था, ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं, ब्रिक्स प्लस क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। और कमेंट्स नहीं आते हैं ना तो आपका ऐसा लगता है मुझे कि यार आप लोग क्या सुनते हो वीडियो में, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, प्रीलिम्स आपके अभी मतलब ऑन रोड ही है अब आपके, उसके बाद भी यू गाइज आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली वीडियोस। हाँ, क्या करते हो आप लोग यार। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी के लिए भी। इंडिया का जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इंडोनेशिया, मलेशिया का थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल, वो भी हमें काफ़ी बूस्ट देता है हमारे रिलेशनशिप को। कल्चरली देखें तो हर साल बाली जत्रा बनाया जाता है। बाली मतलब आपको पता है इंडोनेशिया में भी है ना, इंडोनेशिया में है। इंडिया का उड़ीसा मिलके दोनों कंट्रीज़ काफ़ी मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। कंडेम करना हर तरह के टेररिज्म को हम दोनों का ही कॉमन इंटरेस्ट है। कोलैबोरेट करना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साइबर सिक्योरिटी हम दोनों के ही इंटरेस्ट हैं। भारत को क्यों ज़रूरत है इंडोनेशिया की, उसका कारण समझो। बिना इंटरेस्ट के तो देखो कोई भी पानी भी नहीं पिलाता आजकल, तो आप समझो। ट्रेड सबसे बड़ा कारण है। इंडोनेशिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आसियान रीजन में। ध्यान रखना, सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया ही है जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहली चीज़, हमारा इनके साथ बायलेटरल इंक्रीज भी बड़ा है। अगर आप 2005 से 6 से लेकर 23-24 का देखो, हमारे भारत को इंडोनेशिया की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो सागर इनिशिएटिव है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसमें भी हमें इनकी ज़रूरत है। एड करना सबांग पोर्ट एंड एचिक इंडोनेशिया में, मेरिट कनेक्टिविटी करना इंडो पैसिफिक रीजन में ताकि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पाएँ। सबांग पोर्ट है ताकि मलक्का के जो स्ट्रेट में इजी एक्सेस मिल पाए, अंडमान एंड निकोबार के कनेक्ट कर पाएँ हम। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोकल करेंसी सेटलमेंट है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करने की बात है, लोकल करेंसी को यूज़ करने की बात है बायलेटरल ट्रांजैक्शंस में, ये सभी इंडिया की ज़रूरत है। हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल की बात करें तो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव से हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जाएंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, समझ रहे हो। तो हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल के लिए हम रुपी को वैसे भी चाहते हैं कि डॉलर जैसे हमारा भी रुपी चमके भाई इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए भी हमें ज़रूरत है। चाइना को काउंटर करने की बहुत ज़रूरत है। मलक्का स्ट्रेट में हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी अंडमान एंड निकोबार से करा दे सबांग पोर्ट के द्वारा। तो ये सब हमारी ज़रूरतें हैं जिसके कारण हमें इंडोनेशिया को याद करना ही पड़ता है और इंडोनेशिया इम्पॉर्टेंट है। अब इंडोनेशिया भारत को क्यों चाहता है, वही सबसे बड़ा कारण, मार्केट, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया बहुत ज़रूरी है इनके लिए, सेकेंड लार्जेस्ट बायर हैं हम, खरीदते हैं ही हमसे कोयला, क्रूड पाम ऑयल। India is an important export destination for Indonesia as it is the second largest coal and crude oil from Indonesia. एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट के कारण फॉर इंडोनेशिया। इंडियन कंपनीज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करती हैं इंडोनेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके,
पावर को लेके, टेक्सटाइल को लेके, स्टील को लेके, ऑटोमेशन को लेके। इंडिया का जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसने कुलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेडान इंडोनेशिया में डेवलप करने की सोच रहा है। तो आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो, भारत सबसे पहले दौड़ता है, इसलिए भारत को क्रेडिट मिलता है। इंडोनेशिया ने इवन इंडिया लेड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया सपोर्ट करता है इंडोनेशिया के न्यू मिड डे मील स्कीम को, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई, हमारी इतनी तारीफ कहीं हो रही है तो। स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन इसरो से चाहिए इंडोनेशियन काउंटर पार्ट को भी, क्योंकि वो अपनी सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करना चाहते हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करने के लिए तो कैपेसिटी बिल्डिंग हम अपने इंडोनेशियन प्रोफेशनल्स की भी बढ़ाएं, ठीक है ना, ताकि हमारा ये भी एक क्रिएट हो पाए। लेकिन हमारे साथ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहली बात, अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल। बायलेटरल ट्रेड पोटेंशियल जो है हमारा, वो $61 बिलियन है, 33% एक्चुअल करंट ट्रेड वॉल्यूम से हायर है। हाई टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, लो एशियन FTA आती है, जिसके कारण बायलेटरल हमारा ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडोनेशिया के डेवलपमेंट को लेकर, तो ये भी, क्योंकि जब चाइना जैसे ही BRI का मुद्दा छिड़ता है, इंडिया के आंसू गिरते हैं, क्योंकि फिर वही है, ऐसे इंडोनेशिया को भी रास्ते से हमारे हटा देगा। फिर स्लो प्रोग्रेस है हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में। हम जो पैसा लगाते हैं, ब्रह्मो मिसाइल की बात हुई, इंडोनेशिया की परचेज करना चाहता था, हम बहुत स्लोली काम करते हैं। हमारा कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं है, वीज़ा इश्यूज रहते हैं, पीपल टू पीपल टाइज कहाँ से होंगे आपके फिर। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन हमारा सबसे बड़ा है। आसियान प्लस पॉलिसी जो है उसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए, तभी हम इस पिलर पे वर्क कर पाएंगे। फिर ट्रेड रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, हमें कैपिटलाइजेशन करना है ब्रिक्स के साथ, मोर एक्टिवली हमें परफॉर्म करना है आसियान एशिया समिट के साथ। ग्लोबल साउथ को हमें कोऑपरेट कराना है। इंडिया इंडोनेशिया ब्रिज है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में, तो हमें ज़रूरत है बिम्स्टेक में इनको बुलाओ, इनवाइट करो। एक्ट इस पॉलिसी का पार्ट है हमारे। ये मिलीलेटरल्स बनाना पड़े इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का, आप प्रमोट क्यों नहीं करते हो, बढ़ाओ इस चीज़ को भी। और पीपल टू पीपल टाइज के लिए आप क्या करो, जैसे देखो 2025 को डिक्लेयर किया गया आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। ऐसी चीज़ों में और एक्सचेंज करो, ऐसी चीज़ें और कोलैबोरेट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कनेक्ट हो। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।